माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजी बंध। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी कि वैद्युत संयोजी बंध। ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, यानी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजी बंध। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड पे। देखिए क्या है सहसंयोजी आबंध। ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी द्वारा जो आबंध बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध। ठीक है। और किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उसकी कहलाती है कोवैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम, तत्व की परमाणु द्वारा साझे में प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? कोवैलेंसी यानी सहसंयोजकता। ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझें किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। HCl, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप KLMN में करेंगे तो 1, पहला सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। KLMN में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 287। हाइड्रोजन में एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल को आप कहते हैं वैलेंसी सेल, और वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए। बोथ एटम नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी सेल। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को कितने चाहिए? 287। अब 7 है, 8 करने के लिए कितने चाहिए? 1, एक इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए। अब हाइड्रोजन का पहला सेल है और पहले सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आप जानते हैं 2। तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई किसी को ट्रांसफर कर नहीं सकता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं और फॉर्म ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के वैलेंसी सेल में रहता है। देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन ने। ये जो पेयर बना ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों के वैलेंसी सेल में है। देखिएगा यहाँ ये हाइड्रोजन का वैलेंसी सेल आ गया और ये क्लोरीन का वैलेंसी सेल आ गया। जब हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में काउंट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ 1 और 1 2। तो हाइड्रोजन में कितने हो गए? 2। और जब क्लोरीन में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये दोनों के वैलेंसी सेल में रहेगा। तो ओवरलैप यहाँ पे हुआ है, ये ओवरलैप्ड एरिया में रहता है। ये ओवरलैप्ड एरिया, इसे आप कहते हैं अतिव्यापित क्षेत्र। तो ये ओवरलैप्ड एरिया जो है ये दोनों के वैलेंसी सेल में आता है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप्ड एरिया में रहता है। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इन एटम्स को आपस में बांध देती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी बोथ एटम लिंक टुगेदर with attraction forces which comes into existence due to the mutual sharing of electron। ठीक है, इसे आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, तो एक सीधी लाइन एक से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन उन दोनों एटम के बीच में आप खींच देंगे, तो ये जो बॉन्ड बना ये कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी के आधार पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रकार के होते हैं। ये सिंगल, डबल और ट्रिपल प्रकार के होते हैं। यदि किस प्रकार से, आइए इसको समझते हैं। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली, यदि दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की समान साझेदारी होती है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए जो H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक सहसंयोजी आबंध से आबंधित हैं, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन एटम हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं। ठीक है, तो अब दोनों के वैलेंसी शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इस वाले H के काउंट करेंगे तो 1 2, इस वाले के काउंट करेंगे तब भी 1 2 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा है, तो दोनों परमाणुओं के मध्य एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, और ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अगर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इक्वली, यानी दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्मों, यानी दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो दो पेयर बन जाएंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो एक पेयर बनेगा, और दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो दो पेयर बन जाएंगे। यानी दो परमाणु के बीच में दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का समान साझा होता है। ठीक है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली। ऑक्सीजन अणु में O2 में आपके दो ऑक्सीजन परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6 और वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 6। ठीक है, तो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस वाले ऑक्सीजन में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मैंने आपको बताई है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश यानी वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। और 8 इलेक्ट्रॉन करके वो है स्थायी और समृद्ध एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए, और दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो साझे के दो इलेक्ट्रॉन युग्म बन गए, दो पेयर बन गए। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया।
तो इन दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हो गया है। ठीक है, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। इस वाले ऑक्सीजन में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वैलेंसी शेल यहां तक है। अब इसके वैलेंसी शेल में इसी प्रकार से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो स्थायी अवस्था में, मुक्त अवस्था में यह मॉलिक्यूल रह सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य दो लाइन हम खींचेंगे, स्ट्रेट सीधी रेखा, और दो लाइन इसका खींचने का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का समान साझा हो तो उन परमाणुओं के मध्य जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं इक्वली, यदि 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का समान साझा होता है दो परमाणुओं के मध्य, तो इस प्रकार जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल हम देख सकते हैं। देखिए N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा 2 5। तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं 5। ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 3 और चाहिए, तभी तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, 5 + 3 8 हो जाएंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों ही नाइट्रोजन परमाणु, ठीक है, आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के हैं जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के हैं जिसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा आप देख रहे हैं, ओवरलैप्ड एरिया जो दोनों के वैलेंसी सेल में आ रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं। ठीक है, और ये ओवरलैप्ड एरिया में कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा दोनों परमाणुओं के बीच में हो गया है। ठीक है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 6 तो ये हो गए और 7 और 1 8, इसी प्रकार से 6 7 और 1 8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब चूंकि दोनों परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा है, इसलिए इनके बीच में हम लगाएंगे यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन, दोनों परमाणुओं के बीच में खींचेंगे और इसे प्रकार जो एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा इसे हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्मों की समान साझेदारी के आधार पर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रकार के होते हैं। यदि दो परमाणुओं के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब देखिए कौन सी कंडीशंस एसेंशियल हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। व्हेन 2 नॉन मेटल्स कंबाइन विद ईच अदर, जब अधातुएं आपस में रासायनिक संयोग करती हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो होते हैं 5 6 और 7। तो जिन परमाणुओं के बाह्य कोश में, जिन एटम्स के लास्ट सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सामान्यतः इक्वल शेयरिंग, यानी कि वो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन है, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम, परस्पर कंबाइन करने वाले परमाणुओं की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसे आप वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, उसका जो अंतर है वो या तो 0 हो। 0 कब होगा, जब दोनों ही परमाणु एक ही तत्व के हों, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। ठीक है, तो जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर होगा लेस देन 1.7। ठीक है,
या फिर यहाँ पे जैसे H हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनकी वैद्युत ऋणात्मकताओं का जो अंतर है वो 1.7 से कम होता है। ठीक है, तो यहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कोवेलेंट कंपाउंड के। कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होंगे? वो कंपाउंड्स जिनमें एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसमें एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, NH3 कोवेलेंट कंपाउंड है, CH4 भी कोवेलेंट कंपाउंड है, CO2 भी कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये कुछ कॉमन मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मुख्य लक्षण हैं, कुछ मुख्य लक्षणों पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म मॉलिक्यूल। क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड दिशात्मक होते हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल की एक डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है। ठीक है, और ये जो कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस द्वारा। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वीक फोर्सेस होते हैं, कमजोर होते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में होते हैं, उनके कंपैरिजन में वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हैं वो प्रबल होते हैं। इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लो इन द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सहज संयोजी यौगिकों के जो गलनांक हैं और क्वथनांक हैं वो नीचे होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की कंपैरिजन में। लेकिन जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं, जैसे कि आपका आ गया Bn बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, या सिलिकॉन कार्बाइड SiC, तो इस तरह के ये कुछ ऐसे नेटवर्क सॉलिड्स हैं। ठीक है, इन नेटवर्क सॉलिड्स हैं, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इट्स वेरी वेरी हाई। वो क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड से एटम्स अटैच होते हुए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे C डायमंड, कार्बन डायमंड का भी एक नेटवर्क सॉलिड होते हैं ये। तो नेटवर्क सॉलिड का एक्सेप्शंस है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इस पर अगर जब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में आपको बताएंगे किस प्रकार से नेटवर्क बनता है। तो जो नेटवर्क सॉलिड है जैसे बोरॉन नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है या डायमंड है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो बहुत बहुत ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं और उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट आयोनाइज्ड। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो एक्वाटिक सॉल्यूशन में जाने पर, जो आपका जैसे मान लीजिए NaCl है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो Na+ और Cl- में उसका डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये आयोनाइज्ड नहीं होते हैं एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत का संचालन भी नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात आप याद रखेंगे एक्सेप्शंस के रूप में, कोवेलेंट कंपाउंड which act as proton donor or proton acceptor in aquatic solution, they are ionized and can conduct electricity। ऐसे सहसंयोजी यौगिक जो जलीय विलयन में प्रोटॉन दाता H+ दाता या प्रोटॉन ग्राही H+ को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, उनका जलीय विलयन में आयोनाइजेशन यानी कि आयनन हो जाता है। और जब आयनन हो गया
तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयन, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि उनमें मुक्त आयन होते हैं इसलिए वो विद्युत का संचालन भी कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण पहले देखते हैं। देखिए HCl इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, बट व्हाई इट इज आयोनाइज्ड इन एक्वेटिक सॉल्यूशन एंड इट्स एक्वेटिक सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर। क्या कारण है कि HCl सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी जलीय विलयन में आयनित हो जाता है और इसका जलीय विलयन विद्युत चालक होता है। क्यों? क्योंकि HCl एक्ट करता है प्रोटॉन डोनर का। कब? जब आप इसे एक्वेटिक सॉल्यूशन में लेके जाएंगे। देखिए HCl प्लस H2O, तो HCl से H प्लस का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। किस पर? H2O पर। तो ये क्या बना? जब यहां से H प्लस रिलीज हो गया और H2O ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये Cl माइनस और H3O प्लस क्लोराइड आयनों और हाइड्रोनियम आयनों में इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। तो जब हम HCl को जल में घोलेंगे तो Cl माइनस और H3O प्लस आयनों में इसका डिसोसिएशन हो जाता है, क्योंकि HCl प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है एक्वेटिक सॉल्यूशन में और ये आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में तो ये विद्युत का संचालन भी कर सकेगा। ठीक है। इसी प्रकार से NH3 भी कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड होने के बावजूद यह एक्वेटिक सॉल्यूशन में इसका भी आयोनाइजेशन हो जाता है और NH3 का जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है वह भी विद्युत का चालक होता है। क्यों? क्योंकि NH3 एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। NH3 क्या है? प्रोटॉन ग्राही का काम करता है जलीय विलयन में, जल से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। यहां पे देखें इस इक्वेशन के माध्यम से NH3 प्लस H2O, तो इसने H2O से क्या लिया? H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। तो NH3 में जब H प्लस ऐड हुआ तो ये बना NH4 प्लस अमोनियम आयन और प्लस क्या होगा यहाँ पे? H2O से H प्लस निकल गया, स्थानांतरित हो गया NH3 को, तो क्या बना? हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस। तो NH3 के जलीय विलयन में NH4 प्लस और OH माइनस आयन होते हैं। ठीक है। तो NH3 के जलीय विलयन में NH4 प्लस और OH माइनस आयनों की उपस्थिति के कारण यह जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।